पहले वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं, कौन कौन टाइप के वेव होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, फेज ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम धीरज है और आप NCERT जोन के फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं मुझे। आप अनअकैडमी में फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, अभी शुरू में यही दोनों कर रहा हूँ, क्लास 11th एंड 12th का क्लास जो है NCERT और NCERT से थोड़ा अप करके हम उसमें डिस्कस करेंगे। आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेव्स होता क्या है। वेव्स एक टाइप का डिस्टरबेंस है। कोई भी एनर्जी का एक, हम बोल सकते हैं वेव का मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जो हमेशा प्रोपागेट करता रहता है, हमेशा चलता रहता है। ये कभी ऐसा टुकड़ों में नहीं आता है, पार्टिकल फॉर्म में नहीं आता है, हमेशा चलता रहता है और एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। डिस्टरबेंस क्लियर है ना? जैसे आप कुछ बोलते हो, आप यहाँ पे कुछ बोले और यहाँ पे तक पहुँचता तो ये वेव के फॉर्म में पहुँचता है। वेव के जो साउंड होती है वो भी एक टाइप का वेव होता है, तभी तो हम बोलते हैं साउंड वेव। क्लियर? तो वेव क्या होता है? वेव डिस्टरबेंस क्रिएट करता है विच प्रोपागेट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मैटर वेव्स। मतलब सिंपल बात बोल रहे हैं कि सिंपल ट्रांसफ़र होता है इस पर्टिकुलर पार्टिकल का। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो मैटर है वो ट्रांसफ़र होने लगता है, नहीं, यहाँ पे जो मैटर है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ऐसा नहीं जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि यहाँ के मीडियम में जो एयर वगैरह है, या सिंपल मान लेते हैं जैसे एक पेन है, पेन है, पेन को एक जगह पे आप एक साइड पे ऐसे मारते हो तो दूसरे साइड पे वाइब्रेशन फील होता है ना, यानी एक साइड का आवाज़ दूसरे साइड में आया। लेकिन क्या पेन का पार्टिकल जो पेन का मैटर है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हुआ? नहीं। ऐसा होता तो पेन का क्या हो जाता, बिखर जाता ना, लेकिन ऐसा नहीं ना हुआ। जैसे पेन के एक सिरे पे हम मारे तो हमारा वाइब्रेशन दूसरे सिरे तक फील हो रहा है। क्लियर? तो वेव दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैकेनिकल वेव और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। क्लियर? मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैकेनिकल वेव होता क्या है। मैकेनिकल वेव ऐसा वेव होता है जिसे किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है उसे फ्लो करने के लिए। जैसे एक टाइप का वेव है, जैसे ये वेव है, ये मैकेनिकल वेव है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो फ्लो कर रहा है वहाँ पे कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, या मीडियम यहाँ पे सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। बिना मीडियम के फ्लो हो ही नहीं सकता। अब बोलो कि यहाँ पे अगर वैक्यूम रहता तो क्या फ्लो हो जाता? नहीं भाई, वैक्यूम रहता तो फ्लो हो ही नहीं सकता। वैक्यूम होता तो मैकेनिकल वेव फ्लो ही नहीं होता। कौन सा वेव फ्लो होता है? नॉन मैकेनिकल वेव फ्लो होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। क्लियर? तो मैकेनिकल वेव दो टाइप के होते हैं। मैकेनिकल वेव हमने देख लिया कि जिससे किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, या मीडियम सॉलिड हो या लिक्विड हो, गैस हो, इस मीडियम की ज़रूरत होती है ताकि वो प्रोपागेट कर सके। उसे मैकेनिकल वेव या इलास्टिक वेव बोलते हैं। मैकेनिकल वेव दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होते हैं ट्रांसवर्स वेव। कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। सिंपल, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? देखो, सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे पेन, आपके पेन का स्प्रिंग है। स्प्रिंग को एक साइड आप ऐसे मारोगे, एक साइड आप अगर कोई टक्कर दोगे तो जो वेव का फ्लो होगा, ध्यान देना, वेव का फ्लो होगा। और जो पार्टिकल किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो लोहे का टुकड़ा है ना, इसकी बात करें, इसको हम बोलते हैं मटीरियल, बोल सकते हैं ना। और जो वेव का फ्लो होगा, तो जो मटेरियल और वेव, देखो जब भी आप स्प्रिंग को फ्लो करोगे तो स्प्रिंग भी ऐसे ऐसे फ्लो होगा, ऐसे स्ट्रेच भी होता है तो ऐसे ऐसे होता है। ऐसे तो नहीं कि स्ट्रिंग ऐसे ऐसे होने लगता है, नहीं। अगर ध्यान देना, लॉन्गिट्यूडनल में मतलब सिंपल बात करते हैं, वेव का डायरेक्शन, ध्यान देना, वेव का डायरेक्शन और मटेरियल, जो ये मटेरियल है इसके पार्टिकल का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। दोनों क्या होता है?
परपेंडिकुलर नहीं होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। क्लियर? या हम बोल सकते हैं दोनों अलाइन होता है। सिंपल कि इफ़ अ पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, वेव का जो प्रोपागेशन होता है ये भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, और पार्टिकल का जो प्रोपागेशन हो रहा है ये भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। और दूसरा कौन सा वेव होता है? दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्रांसवर्स वेव का, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग नहीं होता है, एक रबर टाइप का, रबर का टुकड़ा। अगर रबर टाइप का टुकड़ा है, आप यहाँ पे अब स्ट्रेच किया, अब खींच दो, जैसे एक बारी खींच कर छोड़ दोगे तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा, देखने को मिल सकता है ना। जैसे थोड़ा रबर खींचो और फिर छोड़ दो, या रबर एकदम टाइट से आप यहाँ से जोड़ के, रबर को आप टाइटली यहाँ से जोड़ के यहाँ रखे हो, अब कोई बंदा थोड़ा यहाँ टच कर दे, यहाँ पे थोड़ा टच कर देगा तो कुछ इस तरह से फ्लो होने लगेगा, ऐसे 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 फ्लो होने लगेगा। तो यानी यहाँ से जैसे ही टच करते हो ना तो फ्लो होते 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 सारा एनर्जी यानी सारा वेव कहाँ तक पहुँचता है? यहाँ तक पहुँचता है। तो इसमें देख लो मटेरियल जो है ऊपर नीचे फ्लो कर रहा है, लेकिन वेव जा रहा है किस डायरेक्शन में? वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मटेरियल ऊपर नीचे फ्लो हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, यानी मटेरियल परपेंडिकुलर है वेव के डायरेक्शन से। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल दोनों का देख लेते हैं। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है स्प्रिंग या साउंड वेव। साउंड वेव भी किसका एग्जाम्पल है? लॉन्गिट्यूडनल वेव का। यानी हम बोलते हैं तो हमारा जो पार्टिकल्स होता है, हम कुछ बोलते हैं गैस में, तो गैस का पार्टिकल्स क्या होता है? ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसे ऐसे, मतलब किसके डायरेक्शन में? हमारे वॉल्यूम जो बोल रहे हैं, हमारा वेव जो जा रहा है उसी के डायरेक्शन में पार्टिकल भी ऐसे ऐसे होता रहता है, ऐसे ऐसे। क्लियर है ना? तभी हमारा आवाज़ जल्दी पहुंच पाता है। क्लियर है ना? ये तो आपको पता है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि आपको पता है अर्थक्वेक में जो दो वेव होती है, एक प्राइमरी वेव एक सेकेंडरी वेव। जो प्राइमरी वेव होता है ना वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, इसलिए आपको ये भी पता होगा प्राइमरी वेव सबसे पहले पहुंच जाता है, सेकेंडरी वेव बाद में पहुंचता है, ये आपको पता है ना। अब देखते हैं, अब एग्जाम्पल हम देख लिए। ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल क्या है? एक तो स्ट्रिंग, देखो ध्यान देना, यहाँ पे स्प्रिंग है जो आपके पेन में होता है। स्ट्रिंग एक रबर टाइप का है, कुछ भी हो सकता है, एक पतला सा तार या कुछ भी आप रस्सी ले लेते हो। अंडर टेंशन का मतलब आप खींच के रखो, आप छोड़ के रखो एकदम ढीला ढाला, कोई भाई कुछ वेव नहीं होगा अगर छोड़ दे। और वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस पे आप अगर पत्थर मारते हो तो वेव भले ही आगे चला जाता है, लेकिन पानी आपको देखते हो ऐसे ऐसे होता रहता है, यानी मटेरियल का डायरेक्शन ऊपर नीचे और फ्लो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे पत्थर मारे पानी में, तो पत्थर में पानी मारे ना तो वेव तो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन आप पानी ऐसे ऐसे होगा ऊपर नीचे, यानी पानी क्या है? मटीरियल क्या है? वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पे एक और एग्जाम्पल जो थोड़ा एक्सेप्शन है, जैसे वेव जो प्रोड्यूस होता है मोटर बोट के द्वारा, जब वो मोटर बोट जो होते हैं ना वाटर के सरफेस पे जाता रहता है, तो वो कौन सा वो वेव प्रोड्यूस करता है? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव प्रोड्यूस करता है। ये एक एक्सेप्शनल है, आपको याद रख लेना है ये वाला सिर्फ। क्लियर? कि आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव दोनों क्रिएट होता है, तो दोनों जनरेट होता है, तो हमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकती है कि नहीं क्या ऐसा हो सकता है? हाँ होता है। क्लियर? अब देखिए मैकेनिकल वेव तो हमने देख लिया, अब क्या है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का हमने पहले ही बता दिया भाई, वो मतमौला है, उसे किसी मीडियम की ज़रूरत ही नहीं, वो इवन वैक्यूम में भी फ्लो कर सकता है, आप आराम से। द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, ऐसा वेव जिसे कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और वो प्रोपागेट कर लेता है इवन वैक्यूम में। क्लियर है ना? जैसे एग्जाम्पल क्या है? लाइट और हीट एग्जाम्पल है नॉन मैकेनिकल वेव का। क्लियर? जैसे हम दोनों एक रूम में हैं जहाँ पे वैक्यूम है, भले ही हम ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए हुए हैं, लेकिन मान लेते वैक्यूम है, मेरा आवाज़ आपके पास नहीं पहुँचेगा, मैं कुछ बोलूँगा उस रूम में आपको नहीं पहुँचेगा, लेकिन
कुछ अगर ऐसा कुछ उस रूम में कुछ ऐसा आ गया जहाँ से हीट आ रहा है, सन का लाइट आ रहा है, तो लाइट के कारण गर्मी हम दोनों को लगेगी। सिंपल, हम दोनों को गर्मी लगेगी, भले ही हम दोनों एक दूसरे की बात सुन ही नहीं पा रहे, फिर भी गर्मी लगेगी। क्लियर। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब एग्जांपल लेते हैं कि सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक बहुत आसान बात है, एक याद कर लो कि जब भी वेव होते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों इस वेव के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं? नहीं, ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? 3D एग्जाम्पल ले लो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक 3 डायमेंशनल लेते हैं, एक्स वाई जेड। जेड एक्चुअली ऊपर होता है, ऊपर। जेड एक्चुअली ये इधर ये ऊपर होता है, ऊपर ऐसे, इसलिए हम इसको ऊपर नहीं दिखा सकते कि वो 2D में है जिस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए ये अगर वेव इस डायरेक्शन में है तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है आपस में, यानी तीनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। क्लियर। क्लियर। द वेवलेंथ रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इतना, रेंज कितना होता है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक होता है। मतलब वेवलेंथ होता क्या है पहले वो मैं बताता हूँ। वेवलेंथ होता है जैसे एक वेव है, जैसे देखो इसके पहले फिगर पे सीधे चलते हैं, आपको वेवलेंथ वगैरह बता ही देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन है। हाँ देखो एक वेव है, तो वेव में कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें समझना होता है। सबसे पहले ये है मीन वाला पॉइंट, मीन इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। यहाँ से ये ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, तो जो टॉप वाला पॉइंट है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाला पॉइंट है उसको बोलते हैं ट्रॉफ। क्लियर। अब मीन पॉइंट से जितना ये ऊपर गया इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मीन पॉइंट से जितना ऊपर गया उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और एक और चीज़, दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हमेशा क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ, यानी दो ऊपर वाला या दो नीचे वाला, ऐसा नहीं एक ऊपर एक नीचे, दो ऊपर या दो नीचे वाले के डिफरेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ। और एक और चीज़, जिसका ज़्यादा वेवलेंथ होगा वो ज़्यादा विजिबल होगा हमें। क्या बोला मैंने कि अगर रेड लाइट हमें दूर से ही दिख जाती, इसका मतलब सिंपल है, रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा। सिंपल। क्लियर, समझ गए? वेवलेंथ समझ गए। एम्पलीट्यूड का मतलब मीन से कितना हाइट पे है, वेवलेंथ। क्लियर। और टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड फॉर वेव इट्स, मतलब कितने टाइम बाद फिर से रिपीट कर देता है। देखो रिपीट मीन्स क्या, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आपने शायद नहीं देखा है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आता। रिपीटिंग का मतलब होता है, टाइम पीरियड का मतलब 1 सेकेंड में यहाँ से आया है, इसका मतलब भाई एक साइकिल बना लिया है, एक साइकिल पूरा एक कंप्लीट किया ना। कितना किया? ये यहाँ से यहाँ, और अगर इसको हम इधर लाए तो यहाँ से आए, यानी टोटल कितना कवर कर लिया? 360 डिग्री टोटल कवर कर चुका है। 360 डिग्री यानी 1 साइकिल में जितना टाइम लगेगा उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। एक बार और समझ लेते हैं। कोई वेव यहाँ से चला यहाँ तक गया, आपको नहीं लगता है 180 डिग्री कवर कर लेता है? यहाँ से यहाँ 180 डिग्री नहीं होता है। फिर एक बार और यहाँ से यहाँ आया, लेकिन हम इसको उल्टा कर दो, यहाँ से यहाँ कर ले आओ, अगर मान लेते हैं तो टोटल कितना कवर किया? 360 डिग्री किया ना। 180 और 180 360 डिग्री, और 360 डिग्री कितना होता है? 1 साइकिल कंप्लीट किया, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कितने टाइम में वो कंप्लीट साइकिल पूरा कर लेता है, एक साइकिल पूरा कर लेता है, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और कितने टाइम बाद फिर से रिपीट कर लेता है। फिर से रिपीट का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ गया, फिर से वही स्टोरी, फिर से वही रूटीन फॉलो करने लगता है। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ तक, फिर से वही पुराना वाला रूटीन, फिर से पुराना वाला रूटीन। समझ गए ना? हाँ इतना समझ गए।
वेवलेंथ समझ गए, यानी वेवलेंथ ज़्यादा वाला भी मैग्नेटिक वेव हो सकता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, कम वाला भी होगा। भाई कम वाला होगा हमें दिखेगा ही नहीं, ज़्यादा वाला हमें दिखेगा अच्छे से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहला न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फोटोन होते हैं। फोटोन आपको पता है, फोटोन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। यानी फोटोन एक्चुअली फोटोन न्यूट्रल होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, अनचार्ज होता है, यानी अनचार्ज, कोई चार्ज ही नहीं होता है। भाई चार्ज नहीं हो तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा किसी से, इवन रिएक्ट ही नहीं करेगा। न्यूट्रल तो रिएक्ट नहीं ना करता है, स्टेबल होता है ना। न्यूट्रल जो होता है वो स्टेबल होता है, आपको पता है ना। जैसे Na+ है तभी तो Cl- के पास जाएगा। लेकिन अगर कोई NaCl बन गया है, न्यूट्रल है, वो काहे आप किसी Cl को ढूंढेगा, किस ज़रूरत भी नहीं है उसको, समझ गए ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज क्या है, वो न्यूट्रल होता है। सेकेंड, दे प्रोपागेट एज ए ट्रांसवर्स वेव, प्रोपागेट करता है एज ए ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है, वेव का डायरेक्शन और जहाँ फ्लो करता है उस मिनरल का डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है ना, या जो मटेरियल होता है उसकी बात करते हैं। दे प्रोपागेट विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये प्रोपागेट किस वेलोसिटी से करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा कि ये प्रोपागेट किस स्पीड से करते हैं, लाइट के स्पीड से करते हैं या साउंड के स्पीड से। आपको कंफ्यूज हो जाओगे ना अगर दो ऑप्शन ऐसा दिया है कि लाइट के स्पीड से फ्लो प्रोपागेट करते हैं, लाइट की वेलोसिटी से या साउंड की वेलोसिटी से। और एक और चीज़ कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, लाइट की स्पीड क्या है और साउंड की स्पीड क्या है। क्लियर, आप बताना। मैं अब हर लेक्चर में लास्ट में 2-3 क्वेश्चन पूछा करूँगा ताकि आप जवाब दो, क्योंकि मैं MCQ कराऊंगा ही, पहले मैं करवा देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपका करते रहोगे तो साथ जैसे पूरा वीडियो देख लिए तो आपको लास्ट में 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन सेम वीडियो का था। आप देखो यार मैंने वीडियो देखा, क्या फोकस मोड में देखा या सिंपल देख लिया बस। क्लियर, तो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है मैक्सवेल। और एक और चीज़, किसी भी वेव में एनर्जी होती है और मोमेंटम होती है, क्लियर। ऑब्वियसली कोई भी वेव होगा उसमें अगर मास होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो पहले से ही है, और मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। क्लियर है ना। और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख लेते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेव का वेवलेंथ 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁴ तक है, ये हमें पता है। और एक और चीज़, जो ज़्यादा वेवलेंथ है हमें दूर तक देखता है, जो ज़्यादा वेवलेंथ है, आप एक रिलेशनशिप देख लेते हैं। ज़्यादा वेवलेंथ यानी फ्रीक्वेंसी कम। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, चलिए। क्लियर, देखो ये होता है ये है वेवलेंथ हमने देख लिया। दूसरा होता है टाइम पीरियड का मतलब होता है एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, टाइम टू कवर कंप्लीट 1 साइकिल। क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन कितना फ्रीक्वेंट है। जैसे मान लो मैंने एक टाइम दिया, मैंने बोला कि 1 मिनट, मैंने बोला कि तुम्हारे पास 1 मिनट है, तुम देखते हो कितना चक्कर लगाता है। आपके टीचर बोल सकते फिर कि तुम 5 मिनट का टाइम देता हूँ, बताओ। जैसे बहुत आर्मी वगैरह के एग्ज़ाम में या बहुत सारे एग्ज़ाम में होती है जो आर्मी पुलिस वगैरह की, तुम आपसे चक्कर लगाते हैं कि आपको 5 मिनट दे दिया गया, आप इतना किलोमीटर चक्कर लगाओ या इतना चक्कर लगाओ, जो भी लगाते हैं। तो सेम, जो जल्दी चक्कर लगा लेता है, क्योंकि टाइम सबके लिए सेम है, जो जल्दी चक्कर लगा देता है हम उसको बोलते हैं यार ये बहुत फ्रिक्वेंट है। सेम यही तो है कि यूनिट टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना साइकिल कंप्लीट कर पाता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कोई 1 मिनट में 5 बार कंप्लीट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी। अभी मैं यूनिट कुछ नहीं बता रहा हूँ, अभी सिंपल समझो। दूसरा कोई बंदा 3 बार कवर कर लेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3।
तो आपको नहीं लगता कि अगर एक चक्कर लगाना, ये ग्राउंड है, आप यहाँ पे चक्कर लगा रहे हो, आपका दोस्त यहाँ, उसके लिए ये है ग्राउंड का चारों चक्कर, ये वो यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, तो आपको नहीं लगता आपका दोस्त बहुत ज़्यादा कवर कर लेगा सेम टाइम में? ज़्यादा यू मीन्स ज़्यादा का मतलब क्या, ज़्यादा चक्कर लगा लेगा। वो 5 लगाएगा, आप 2 लगा रहे हो। इसका सिंपल मतलब है भाई कि साइकिल छोटा होना चाहिए। साइकिल जैसे ही छोटा होगा, साइकिल जैसे ही छोटा होगा, हम ज़्यादा कवर कर लेंगे। साइकिल जितना है, साइकिल मतलब मैं एक कंप्लीट सर्किल की बात कर रहा हूँ। सर्किल जितना छोटा होगा, हम उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। सर्किल जैसे ही बड़ा, फ्रीक्वेंसी कम। सेम यही तो है। ये जितना बड़ा होगा, ये जितना बड़ा होगा, उतना कम कवर कर पाएंगे। वो जितना बड़ा होगा, जैसे कोई एक वेव यहाँ है ऐसे, तो इसका वेवलेंथ क्या है, बहुत कम है वेवलेंथ इसके रिस्पेक्ट में। तो ये क्या करेगा, ये वेव ज़्यादा कवर करेगा, यानी ये ज़्यादा कवर करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जा सकती है एज कम्पेयर टू इसकी फ्रीक्वेंसी। इतना तो हमें क्लियर है ना। इसका सिंपल मतलब, लेकिन इसका लैम्डा क्या है, बहुत कम है। इसका लैम्डा कम है, इसका लैम्डा कम है, इसका लैम्डा ज़्यादा है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा है। मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली रिलेशनशिप में है कि वेवलेंथ बढ़ेगा, सर्किल बढ़ेगा जिसमें आपको चक्कर लगाना है। आप एक वेव हो तो आपको चक्कर लगाना है, आपका सर्किल लंबा, मतलब ज़्यादा सर्किल, ज़्यादा दूरी वाला है आपका सर्किल, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो ही जाएगी। सिंपल, समझ गए ना, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम इतना तो समझ गए कि भाई वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इन्वर्सली रिलेशनशिप पे हैं। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो डिनोशन होता है वो होता है n, वो होता है आपस में इन्वर्सली रिलेशनशिप। जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इन्वर्सली रिलेशनशिप में होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ वेव है, जैसे गामा रेज का वेवलेंथ क्या होता है, बहुत कम होता है भाई, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। गामा रेज जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो उसका उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, तो उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह एक्स रेज का होता है, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, आप बस ये ध्यान रखिए कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्सली रिलेशनशिप है। आप बस इसका ये याद कर लेना, सीरीज मतलब इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 3-4 वेव दे दिया, आपको बताएगा कि या तो आप इसको अरेंज करो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, या वेवलेंथ के बेसिस पे, या एक और चीज़ एनर्जी के बेसिस पे। एक और चीज़ बता देता हूँ कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। कोई जितना फ्रीक्वेंट है एनर्जी ज़्यादा ही होगा ना भाई, हमें लग रहा है ना कि वो इतना जल्दी कवर कर रहा है, ऑब्वियसली हाई एनर्जी होगा। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है कि हाई फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हाई एनर्जी, क्योंकि यहाँ से भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि लैम्डा जो कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली रिलेशनशिप है, और लैम्डा के साथ एनर्जी भी इन्वर्सली रिलेशन है, और एक और चीज़ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली रिलेशनशिप है। हम थोड़ा समझ गए ना कि भाई ज़्यादा सर्किल लेना है तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और आपकी फ्रीक्वेंसी कम है तो आपकी एनर्जी भी कम है। सिंपल। आप इसका बस किसी भी तरह ट्रिक वगैरह या निमोनिक्स आप मिल जाएगा, और कुछ भी आप खुद से बना लेना ना, निमोनिक्स खुद से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो बस आप इसका सीरीज याद करना कि सबसे पहले गामा या ये हमें याद ही हो जाएगा। सबसे पहले है गामा, यानी सबसे कम वेवलेंथ है गामा का, लॉन्ग रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा है, और नीचे यहाँ पे ये याद करना है कि आपके पास XUV है, गाड़ी होता है ना XUV है, और उसके बाद से ऐसे ही कुछ याद करना है, XUV कुछ भी ऐसे कर लेना। क्लियर है, बस इसका डिस्कवर याद कर लो। गामा का है डिस्कवर हेनरी बैकरेल, गामा का हेनरी बैकरेल,
एक्सरेज का कौन है? डब्लू रोंटिजन, एक्सरेज का डब्लू रोंटिजन। अल्ट्रावायलेट रेज का है रिक्टर। विजुअल रेडिएशन का है न्यूटन। इंफ्रारेड रेज का है हर्सेल। शॉर्ट रेडियो वेव या हर्टिजन वेव का है हेनरिक हर्ट्ज, या लॉन्ग रेडियो वेव का है मार्कोनी, लॉन्ग रेडियो वेव का है मार्कोनी। क्लियर, समझ गया? उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ रेंज 10⁻³ to 10⁻² इज कॉल्ड माइक्रोवेव। मतलब जो यहाँ से यहाँ के बीच होता है, जिसका वेवलेंथ 10⁻³ से 10⁻² के बीच होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव। माइक्रो, क्लियर है ना? माइक्रोवेव, क्लियर है? समझिए, यहाँ से यहाँ क्या हुआ? वेवलेंथ इंक्रीज हुआ। इसलिए यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है? गामा। वेवलेंथ इंक्रीज हुआ ना, लॉन्ग वेवलेंथ, छोटा 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 छोटा, हाँ, सबसे पहले गामा, फिर एक्स, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर इंफ्रारेड। यहाँ पे वो विजुअल वाला है जो हम विवगियोर की बात करते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। क्लियर, रेडियो। अब देखो, अब एक है कि विजुअल रेज जो हम बात करते हैं विवगियोर की। क्लियर, VIVGYOR, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला कौन होगा? रेड। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला होगा रेड। सबसे कम वेवलेंथ वाला कौन सा होगा? यही, वायलेट। तो ज़्यादा वेवलेंथ वाला है, इसलिए इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा है, ये हमें ज़्यादा दूर से भी दिख जाता है। तभी तो बोलते हैं कि दूर से रेड लाइट वगैरह में, इसलिए तो यूज होता है ना इसका। क्लियर? और एक और चीज़ यहाँ पे देख लो। हाँ, और एक और क्या है? एक पीछे एक चीज़ छूट गया कि कुछ वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, क्योंकि गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन अल्फ़ा बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, साउंड भी नहीं है, अल्ट्रासोनिक भी नहीं, क्योंकि साउंड तो ऐसे भी कौन सा वेव है? साउंड वेव तो ऐसे भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो सारा वेव ही ट्रांसवर्स है, तो ये तो पहले ही छट जाता है ना। कैनल रेज भी नहीं है, अल्ट्रासोनिक वेव भी नहीं है। क्लियर है ना? अल्ट्रासोनिक वेव भी नहीं है। क्लियर है ना? अल्ट्रासोनिक वेव एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल, वो भी मैकेनिकल, तो ट्रांसवर्स में तो कोई जगह ही नहीं है इसका। क्लियर? अब देखते हैं क्या कुछ टॉपिक जो हम एम्पलीट्यूड में बता चुका हूँ, वेवलेंथ में फिर से नहीं बताऊंगा। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, फेज ऑफ वाइब्रेशन, कि भाई वाइब्रेट करती है ये हमें पता है। कौन? वेव। यहाँ से यहाँ गए। फेज का मतलब होता है अभी किस फेज में हो। जैसे मान लो हम बात करते हैं कि ऐसे बात करते हैं, यहाँ से यहाँ ये होता है, मान लो इसको बोलते हैं कि यहाँ से आए तो आप पहले फेज में हो, यहाँ से यहाँ दूसरे, यहाँ से यहाँ तीसरे, यहाँ से यहाँ चौथे। यानी देखो, हम मान लिए यहाँ से यहाँ पहले, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, क्योंकि हम ऐसे मान लेते हैं, इसको हम ऐसे बना ले, तो यहाँ से यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। अब देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसको बोलते हैं आप किस फेज में हो। फेज का मतलब होता है यहाँ से यहाँ है तो आप अभी तक कितना कवर किए हो? 90 डिग्री कवर किए हो। यहाँ से यहाँ कवर किए तो कितना डिग्री कवर किया? 90। यहाँ से यहाँ कवर किए तो टोटल कितना डिग्री कवर किए? 360। यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ से यहाँ आए तो 180। यहाँ से यहाँ तक आए तो कितना? 270। 180 और 90, 270, 90 डिग्री है ना। और यहाँ से आए कवर किए तो टोटल 360 डिग्री। टोटल सर्किल कवर किए करते तो 360 डिग्री। यही होता है फेज। फेज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंस इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच एक्सप्रेस द पोजीशन एज वेल एज डायरेक्शन। सिंपल बात है, किस पोजीशन पे हो, आपका डायरेक्शन किस साइड है, वही का फेज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, यहाँ पे फेज डिफरेंस, दो वेव है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो देखो, ये वेव और इस वेव की बात करते हैं, इस पॉइंट पे हम डिफरेंस लेते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस चला है। दोनों आपस में साथ साथ तो नहीं चला, क्योंकि एक दो वेव आप थोड़ी फेंकते हो, वेव तो आप हमेशा फेंकते हो। तो किसी पॉइंट पे देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि दोनों के बीच हर पॉइंट पे कितना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस देखते हैं, तो यहाँ पे है पाई और यहाँ पे है, इसके लिए कितना है
एक कितना होता है 3π/2 होता है ना, 270 डिग्री को हम 3π/2 बोलते हैं। 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 2, तो 90, 90 इंटू 3 270। तो यहाँ पे 270 और यहाँ पे 180, तो इन दोनों के बीच, इस लाइन और इस लाइन के बीच कितना डिस्टेंस है, 270 माइनस 180 डिग्री कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं π/2, इसलिए कितना डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है π/2। क्लियर, फेज डिफरेंस हम समझ गए, दोनों के बीच कितना फेज में डिफरेंस है, ये किस रास्ते में है, ये किस रास्ते में है, दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है। मतलब सिंपल बात करें कि भाई आपके पास जो इस कलर का है, इस ये वाले का, इसको कितना और शिफ्ट करोगे कि दोनों जाके चिपक जाए एक दूसरे में। भाई इसको जैसे ही 90 डिग्री आप आगे शिफ्ट करोगे तो भाई एक दूसरे पे चिपक नहीं जाएगा, इसको यहाँ पे ला दोगे तो ऐसे नहीं हो जाएगा। यही होता है फेज डिफरेंस, कि कितना इसको आगे करोगे या इसको पीछे करोगे कि दोनों चिपक जाए। तो आप बोलोगे भैया ये स्टार्ट यहाँ, भाई वेव का कोई हमें पता ही नहीं कहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो हम ऐसे बोल रहे कि यहाँ से हम यहाँ से देख रहे, पता नहीं कितना आगे होगा, किधर किधर होगा, पता नहीं। क्लियर, फेज डिफरेंस देख लिया। और सबका यूनिट हमें पता है, वेवलेंथ का यूनिट होता है लैम्डा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, एच जेड होता है, एच जेड हम बोलते हैं। क्लियर, और एक और चीज़ क्या होता है, एक और चीज़ हमने बोला था, हाँ एक और चीज़ ये वाला हम कर लेते हैं कि अगर फेज डिफरेंस π/2 आए तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस यानी डेल एक्स कितना होगा। सिंपल कि π/2 के फॉर्म में तो हमने निकाल लिया, हमने लैम्डा के फॉर्म में कहाँ से पता चल गया, पाथ डिफरेंस कहाँ से पता चला कि दोनों के पाथ में कितना डिफरेंस है, दोनों के क्रस्ट के बीच कितना डिफरेंस है। सिंपल, दोनों के क्रस्ट के बीच कितना डिफरेंस है। भाई क्रस्ट का डिफरेंस तो हम लैम्डा के फॉर्म में निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे बताइए भाई। इस फॉर्मूला से देखो, फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। क्लियर, पाथ डिफरेंस डेल एक्स चल ही नहीं रहा है।